नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई श्याम जी आपके अपने YouTube चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की क्लास भारतीय संविधान की भाग 4 की क्लास होने वाली है। किसकी? भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं इनको? डीपीएसपी बोलते हैं। तो आज की क्लास किस पे आधारित है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे आधारित होने वाली है क्लास, जो कि किसमें है? भाग 4 में। और इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 36 से। किससे? आर्टिकल 36 से 51 में बताया गया है किसके? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। किसमें? 36 से 51 में बताया गया है। तो सभी लोग दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो भी आपके पास पढ़ाई संबंधित ग्रुप हो उस पर एक बार क्लास को शेयर जरूर करिए। उससे क्या होगा कि जो भी क्लास है इसका लाभ सभी बच्चे उठा सकें, तो हर बच्चे तक क्लास पहुंच सके और क्लास का लाभ सभी लोग उठा सकें। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो लोग पिछली क्लास जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होते हुए चलेंगे। क्या है कि पिछली क्लास से जब देख लेंगे तो पीछे की जब आपकी न्यू मजबूत होगी तो आगे समझने में किसी चीज के लिए दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने देखा कि क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम लोगों ने पिछली क्लासों में क्या देखा था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो उसमें क्या था कि हम लोग देखे थे कहाँ के संविधान से, किस देश के संविधान से क्या लेके हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होंगी तो देखा होगा जैसे आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा ये तो हमने पढ़ा था, तो कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। तो इस तरह से तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का क्या मतलब होता है? डीपीएसपी का मतलब है, डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसका मतलब? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। किसको? डीपीएसपी को। तो आज क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक होते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद कितना है? 36 से 51। अब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि कहां से लिए गए। तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आयरलैंड के संविधान से तो ले लिया गया, तो क्या होता है जब शुरुआत होती है, हमारा भारतीय संविधान जब बनता है तो क्या होता है, लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। तो 60 देशों के संविधान के अवलोकन करने के बाद में आयरलैंड के संविधान से जब नीति निर्देशक तत्वों को क्या लिया जाता है, तो उनको ऐसे नहीं जोड़ा जाता, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश से जोड़ा जाता है। कहां पे? हमारे भारतीय संविधान में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश से जोड़े गए हैं। किसकी समिति की सिफारिश से? तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश से। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश से? तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसको किसने क्या कहा? किन किन लोगों ने डीपीएसपी को क्या कहा है? तो अब बात आती है, सबसे पहले बात आती है, अगर संविधान की बात आई है कहीं पे भी हो, अगर भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है भारतीय संविधान की, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना भारतीय संविधान क्या है? अधूरा है। भारतीय संविधान की बात हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल। तो क्या है कि जब डीपीएसपी की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो डीपीएसपी को क्या कहा है? इन्होंने कहा है भारतीय संविधान
की क्या है अनोखी विशेषता, भारतीय संविधान की क्या है अनोखी विशेषता। डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया, किसने बताया है? भीमराव अंबेडकर ने बताया है। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी? केटी शाह। एक केटी शाह है, तो उन्होंने क्या कहा है डीपीएसपी को? तो क्या कहा है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, कैसा चेक है? जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसकी? बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसा किसने कहा है? ऐसा बोला है किसने? केटी शाह ने बोला है। फिर इसके बाद जो हमारा भाग 4 है, कौन सा? भाग 4। तो भाग 4 क्या कहता है कि आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रावधान किसमें है? भाग 4। भाग 4 वो आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये है। तो क्या है, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान में किसकी समिति की सिफारिश से जोड़े गए? तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश से जोड़े गए हैं। तो क्या है, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरह पूछ लिए जाते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। तो लिए तो बहुत, सबसे मेन क्या है उसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो वो लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद की कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद कौन सा? 36। जो अनुच्छेद 36 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य के बारे में। क्या? राज्य। ये नीति निर्देशक तत्व जो है किसके हैं? राज्य के। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य। अनुच्छेद 36 यानी कि राज्य। फिर इसके बाद बारी आती किसकी? अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद जो 37 है, तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 37 कहता है कि जो भाग 4 में उल्लिखित तत्व हैं, क्या है? जो भाग 4 में उल्लिखित यानी कि लिखे हुए, भाग 4 में दिए गए यानी उल्लिखित तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू ना करवाना या ना करना। क्या? न्यायालय द्वारा लागू ना करवाना या ना करना। भाग 4 में उल्लिखित तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू ना करवाना या ना करना। ये कौन कहता है? ये बोलता है अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 क्या बोलता है कि जो भाग 4 है हमारा, भाग 4 में जो उल्लिखित किया है तत्व, उनको क्या है? न्यायालय के द्वारा लागू ना करवाना या न्यायालय द्वारा भाग 4 में उल्लिखित तत्वों को लागू ना करना। तो क्या है? ना करवाया जाना। तो भाग 4 में उल्लिखित तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू ना करवाया जाना या न्यायालय द्वारा लागू ना करना, ऐसा कौन बोलता है? अनुच्छेद 37। और अनुच्छेद 36 में क्या है? उसमें बताया गया है राज्य के बारे में, क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके हैं? वो हैं राज्य के। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी? अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद जो 38 है, तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य लोक कल्याण के लिए। किसके? राज्य लोक कल्याण के लिए। राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक अभिवृद्धि क्या करेगा?
बनाएगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है अनुच्छेद 38। क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो कौन बोलता है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था क्या करेगा? बनाएगा। सामाजिक, तो क्या होगा यहां पे? व्यवस्था, सामाजिक बनाएगा। यानी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण के लिए, जो राज्य हमारा किसके लिए? लोक कल्याण के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था को क्या करेगा? बनाएगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कहता है अनुच्छेद 38। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी? अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39, जो अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, किसके द्वारा? राज्य द्वारा, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है अनुच्छेद 39 की राज्य द्वारा, किसके द्वारा? राज्य द्वारा अनुसरणीय, यानी अनुसरण करने, अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, कुछ नीति तत्व हैं किसके? राज्य के द्वारा अनुसरण करने वाले, यानी राज्य द्वारा अनुसरणीय, अनुसरण करने के लिए क्या है? कुछ नीति तत्व किसमें दिए गए? वो दिए गए अनुच्छेद 39 में। फिर इसके बाद बारी आती है क्या? अनुच्छेद 39 का। किसकी? अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का। अब जिसमें क्या है? का लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, तो हमने क्या बताया था? या ABCD अल्फाबेट में कुछ लिखा है, तो जिनमें भी ये लिखा है अनुच्छेद 39 का या अनुच्छेद कुछ भी इस प्रकार से, मतलब इसमें ये वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो या फिर अल्फाबेट का कोई भी वर्ड, तो इस प्रकार से अगर काका गागा में कुछ लिखा है या ABCD में कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है? किसी संविधान संशोधन द्वारा बाद में संविधान में जोड़े गए। यानी कि जब संविधान बना था उस समय ये अनुच्छेद 39 का नहीं था। क्या होता है? उस समय तो बिल्कुल सीरियल चला होगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, इस तरह से चला होगा। पर लेकिन जो चीज बाद में जोड़ी गई है, यानी का खा गागा जहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो संविधान बनने के समय में वो अनुच्छेद नहीं था, उसको क्या किया गया है? बाद में किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसमें क्या लिखा है? का खा गा घा ये लिखा है, या फिर अल्फाबेट में ABCD इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है समान न्याय। किसमें? अनुच्छेद 39 का। इसमें क्या बोला गया? समान न्याय। क्या बोला गया है? सभी को क्या होगा? समान न्याय मिलेगा, ये बोला गया अनुच्छेद 39 का में बोला गया है। और क्या बोला गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी? निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, यानी कि समान न्याय मिलेगा। और जो सहायता है, जो विधिक सहायता है, वो कैसी मिलेगी? निःशुल्क मिलेगी। कैसी मिलेगी? निःशुल्क मिलेगी। यानी कि जो भी सहायता की जाएगी, विधिक सहायता, वो किसी बिना शुल्क के मिलेगी। और फिर इसके बाद पूछा जाता है कि अनुच्छेद 39 का है, इसको कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। तो उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्योंकि इसमें क्या लगा? का 39 का खा, ये जिन भी अनुच्छेद में, अनुसूची में कहीं पे भी लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो संविधान बनते समय पे वो नहीं था, वो किसी संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। फिर इसके बाद
बात आती है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? अनुच्छेद 40 बोलता है ग्राम पंचायतों के बारे में, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन। किसका? ग्राम पंचायतों का संगठन। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है अनुच्छेद 40। क्या बोलता है? कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ये जो दो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता ये कब, ये किसमें? अनुच्छेद 39 का में। और ये संविधान में कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अनुच्छेद 40 यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इनको आप याद रखिएगा कि दोनों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 41 की। किसकी? अनुच्छेद 41। तो जो अनुच्छेद 41 है, तो अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 41 बोलता है कि कुछ दशाओं में, सभी दशाओं नहीं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कितनी? कुछ दशाओं में क्या है? काम, शिक्षा और कुछ दशाओं में, यानी क्या है? एक शर्त, एक कंडीशन लगी है कि सभी दशाओं में नहीं, कितनी? कुछ दशाओं की बात कही है। कितनी? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने लोक सहायता पाने का अधिकार। कितनी? कुछ दशाओं में। तो कितने अनुच्छेद हो गए? अनुच्छेद 41 तक हो गए। फिर इसके बाद अनुच्छेद 41 के बाद फिर बारी आती है अनुच्छेद 42 की। किसकी? अनुच्छेद 42 की। तो अनुच्छेद जो 42 है वो क्या बोलता है? अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद जो 42 है उसमें क्या बोलता है? काम की न्याय संगत और मनवांछित दशाओं का। किसकी? काम की न्याय संगत और मनवांछित दशाओं का। तो किसकी किसकी बात की? काम की जो न्याय संगत है, मनवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत कौन कौन सा है? काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत। किसकी? काम की। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अनुच्छेद जो 42 है। तो क्या है? काम की न्याय संगत। फिर इसके बाद और क्या है? मनवांछित दशाओं का। किसका? मनवांछित दशाओं का। मन वांछित दशाओं का। तथा इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद बोलता है प्रसूति। किसके बारे में बात करता है? इसके बारे में बात करता है प्रसूति सहायता। किसके बारे में? प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि क्या बताया गया? काम की न्याय संगत, मनवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये बताया गया है अनुच्छेद 42 में। फिर इसके बाद अनुच्छेद 43 की बात आती है। किसकी? अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद जो 43 है वो बोलता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसके कर्मकारों के लिए, कर्मकारों
कारों के लिए निर्वाह मजदूरी, किसके लिए? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया। इसमें अनुच्छेद 43 कर्मकारों मतलब, कर्मकारों का मतलब काम करने वाले। किस कर्मकारों मतलब क्या है? काम करने वाले। तो किसमें बताया गया? अनुच्छेद 43 में बताया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का, यहां पे का आ गया, इसका मतलब ये पहले नहीं था, ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है बाद में। तो क्या है? अनुच्छेद जो 43 का है उसमें किसके बारे में बताया गया? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का क्या है? भाग लेना। उद्योगों के किसमें? प्रबंध में जो कर्मकार हैं, तो कर्मकारों का क्या है? भाग लेना। यानी किसमें? अनुच्छेद 43 का में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब फिर से एक बात आ गई कि अनुच्छेद 43 का, यानी जो 43 का, यानी का जो है उस समय नहीं था जब संविधान बना। ये क्या है? का है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बाद में जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 1976 के द्वारा। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जो भी जहां पे का खा गागा लिखा, ये सब इस तरह से संविधान बनने के टाइम पे ये सब नहीं था। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 43 खा की। किसकी? अनुच्छेद 43 खा। अनुच्छेद 43 खा। अब यहाँ पे क्या आ गई? अनुच्छेद 43 खा। अनुच्छेद 43 का ये है, अनुच्छेद 43 ख ये है। तो ये भी क्या है? पहले नहीं होगा, इसको क्या है? बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 43 खा क्या कहता है? ये बोलता है सहकारी समितियों का गठन। किसका? सहकारी समितियों का गठन। क्या बोलता है? सहकारी समितियों का गठन बोलता है। कौन बोलता है? अनुच्छेद 43 खा बोलता है। किसके बारे में? सहकारी समितियों का गठन। और फिर इसके बाद बारी आती है कि जो 43 खा है, तो इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था कि हमारे यहाँ संविधान में संशोधन हुआ था 97 नंबर का। कौन? 97 नंबर का, 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? 2011 में। कब हुआ था? 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत क्या हुआ था? अनुच्छेद 43 खा संविधान में जोड़ा गया। और इसमें क्या है? सहकारी समितियों का गठन। तो कब जोड़ा गया था? 97 नंबर का जो संविधान संशोधन था, 97वां संविधान संशोधन 2011। कब हुआ? 2011। कौन सा? 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 की किसकी बारी आती है? अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। किनके लिए? नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए एक समान सिविल
संहिता, किसके, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ऐसा कौन बोलता है, अनुच्छेद 44 बोलता है। तो अनुच्छेद 44 क्या बोलता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 44 यानी कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का जो उपबंध है वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 44 में, भाग 4, यानी कि भाग 4 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 क्या दिया गया है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 44 में। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां तक कितने हो गए, अनुच्छेद 44 हो गए। अनुच्छेद 44 के बाद फिर बारी आती है अनुच्छेद 45 की, किसकी, अनुच्छेद 45 की, कि अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में क्या क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद जो हमारा क्या है 45 में क्या दिया गया है, आरंभिक शिशुत्व देखरेख, क्या है, आरंभिक शिशुत्व की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। क्या क्या दिया गया है, आरंभिक शिशुत्व देखरेख, क्या क्या है, आरंभिक शिशुत्व देखरेख। आरंभिक, आरंभिक का मतलब क्या है, शुरुआती जो शिशु की जो देखरेख होती है, तो उसके बारे में बताया गया, आरंभिक शिशुत्व देखरेख। और क्या है, जो 6 वर्ष से कम आयु के क्या है, बालक हैं, क्या 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, कितने, 6 वर्ष से कम आयु के, तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, कैसी, निःशुल्क अनिवार्य अनिवार्य शिक्षा, कि कैसे, निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के, क्या है, जो अनिवार्य शिक्षा है, तो क्या है, बिना किसी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया है, प्रावधान, शिक्षा का, यानी कि आरंभिक शिशुत्व की देखरेख और क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए क्या है, निःशुल्क अनिवार्य, निःशुल्क और क्या है, जो अनिवार्य शिक्षा है उसके बारे में बताया गया है। और इसको क्या है, जो संविधान में इसको जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था 86 नंबर का एक संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2002 द्वारा। तो कब जोड़ा गया, 86वां जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो क्या क्या प्रावधान किया गया इसमें, कि आरंभिक शिशुत्व की देखरेख और क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अगर हम लोग आज की बात करते हैं, तो आज अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है। क्या है, शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही गिर चुका है। आप जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं आप उसमें जाइए, शिक्षा का आपको अगर महत्व देखना है या शिक्षा कितनी कहां तक गिर चुकी है, शिक्षा से लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर आपको ये देखना है तो आप कहीं मत जाइए, आप सीधा क्या, कहां पे जाइए, आप प्राइमरी विद्यालय में जाइए, जो क्या है कि 1-1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं टीचर, वहां के जो भी शिक्षक हैं क्या है 1-1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं। और अगर सरकारी स्कूलों में बात की जाए तो 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं टीचर, और बच्चे वहां पे कितने हैं, बच्चे वहां पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इतने बच्चे हैं। ऐसा क्यों, क्या है कि लोगों का सरकारी स्कूल से क्या है, बिल्कुल विश्वास उठ गया है। क्या उठ गया, बिल्कुल विश्वास उठ गया है। लोग ज्यादातर कहां, प्राइवेट की ओर आकर्षण हो रहे हैं, कहां पे, प्राइवेट की ओर क्या बिल्कुल आकर्षित हुए जा रहे हैं। तो सरकारी की ओर से क्या है, बिल्कुल रुझान हट गया है। उसका कारण यह है कि
1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला जो शिक्षक है वो क्या है, बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं पा रहा है। कि 1 लाख रुपए सैलरी तो पा रहा पर लेकिन वो बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए लोग क्या है, अपने बच्चों को क्या करते हैं, ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ले जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में, कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, इस तरह से। वो 1 लाख रुपए पा रहा पर लेकिन टीचर बच्चों क्या है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। तो ये सब है, तो इतना शिक्षा का स्तर गिर चुका है। और जब टीचर क्या होता है कि अगर सरकारी नौकरी में लगा उस टाइम तक तो ठीक है कि सरकारी नौकरी में लगा, तो बिना किसी डिग्री के या बिना पेपर क्लियर करे तो इसे तो लग नहीं जाए। फिर क्या होता है, लगने के बाद में वो सोचता है क्या है, अब हमको कौन हटाएगा, अब तो हमारी बाप की नौकरी है ना। तो क्या है, पढ़ाता है नहीं, बिल्कुल टांग पे टांग चढ़ा के बैठा है, बिल्कुल नहीं पढ़ाता है। ठीक है, चलने दो, जैसा चल रहा चलने दो। तो इस तरह से ये है शिक्षा का स्तर। तो जो टीचर 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा वो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं रहा बच्चों को। तो शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है हमारे यहाँ। तो क्या हुआ, इसमें क्या दिया गया, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 45 में। और कायदे में एक कानून और बनाना चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, इनमें क्या है, समय समय पे गवर्नमेंट अपने क्या है, अपने उच्चाधिकारियों को भेजकर इनमें क्या करे, गवर्नमेंट स्कूलों में जो भी टीचर लगे हुए हैं उनका क्या है, समय समय पे आप टेस्ट लीजिए। अगर वो टेस्ट में पास होते हैं तो ठीक है, वरना उनको तुरंत हटा दीजिए। क्या है कि शिक्षा से अगर आप खिलवाड़, आज अगर आप शिक्षा से खिलवाड़ करोगे तो यही आगे चल के क्या होगा, हमारे देश के लिए घातक हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सरकारी स्कूल में शिक्षक लगे हैं उनका समय समय पे सरकार को क्या करवाना चाहिए, उच्चाधिकारियों के द्वारा क्या है, उनका टेस्ट लेना चाहिए कि वो काबिल हैं या नहीं है। तो इस तरह से, तो ये क्या है, अनुच्छेद 45 की बात हो गई। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 45 के बाद बारी आती है कि जो अनुच्छेद 46 है, कि अनुच्छेद 46 क्या बोलता है। अनुच्छेद 46, तो अनुच्छेद जो 46 है वो क्या बोलता है कि SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के, किसके, SC और ST और अन्य दुर्बल वर्गों के, किनके, SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के क्या है, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, किसकी, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी अभिवृद्धि। SC ST यानी SC ST और क्या है, जो अन्य दुर्लभ क्या है, वर्ग है। ये जातियों की बात यहाँ पे कही गई कि SC वर्ग का जो भी व्यक्ति है, ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी क्या है, अभिवृद्धि। और फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, अनुच्छेद कहां तक हो गया, ये हो गया अनुच्छेद 46 तक। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, अनुच्छेद 47 की, किसकी, अनुच्छेद 47 कि अनुच्छेद 47 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 47 बोलता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, किसकी किसकी, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने। किसकी बात बोली गई, पोषाहार स्तर हो गया और क्या है, जीवन स्तर हो गया, तो क्या है, ऊंचा करने। फिर इसके बाद तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य क्या है, तथा किसकी, लोक, किसकी बात की गई है कि लोक स्वास्थ्य में, किसकी, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। किसका? राज्य का कर्तव्य। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 47 में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में क्या है? सुधार करने का क्या है? राज्य का कर्तव्य है। तो कहां तक अनुच्छेद हो गए? तो ये हो गए अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के बाद फिर बारी आती है अनुच्छेद 48 की। किसकी? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। तो जो अनुच्छेद 48 है, तो अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? ये बोलता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। किसका? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ऐसा कौन बोलता है? ये दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 48 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कृषि एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 48 में। फिर इसके बाद अनुच्छेद 48 के बाद बारी आती है अनुच्छेद 48 का। किसकी? अनुच्छेद 48 का। तो जो अनुच्छेद 48 का है, तो उसमें क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 48 का में दिया गया है कि जो पर्यावरण का क्या है? संरक्षण और संवर्धन। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो पहले क्या? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। किसका? पर्यावरण का। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किसमें दिया गया? ये दिया गया अनुच्छेद 48 का में। कि क्या क्या दिया गया? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। फिर इसके बाद क्या दिया गया है? वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण। किसके बारे में बताया गया है? वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। किसके बारे में? वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण या वन्य एवं वन्य जीवों का रक्षा। वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 48 का में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 48 का है, इसका मतलब ये संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 48 का। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद किसकी? अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49। जो अनुच्छेद 49 है, तो उसमें क्या दिया गया? उसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान, जो राष्ट्रीय महत्व के क्या है? स्मारक स्थान है। किनकी बात बोली गई? कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का क्या है? संरक्षण। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का क्या है? संरक्षण।
तो किसमें बताया गया, ये बताया गया है अनुच्छेद 49 में बताया गया। क्या बताया गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। फिर इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 50 की। किसकी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद जो 50 है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। किससे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। क्या अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका से जो न्यायपालिका है, पृथक्करण का मतलब अलग करना, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर इसके बाद अनुच्छेद 50 के बाद बारी आती है अनुच्छेद 51 की। किसकी, अनुच्छेद 51 की। तो अनुच्छेद 51 क्या बोलता है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है वो किसमें दिया गया, वो दिया गया अनुच्छेद 51 में। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 51 में क्या है, या अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो ये दिया गया अनुच्छेद 51 में। तो यहां से क्या होता है कि जो हमारा डीपीएसपी है, यहां से डीपीएसपी समाप्त होता है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यहां से क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो क्या है, राज्य के नीति निदेशक किसमें दिए गए थे, 36 से 51 में। तो हम लोगों ने क्या है 36 से 51 एक एक अनुच्छेद बाकायदे देख लिया कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो क्या है 36 से 51 में था डीपीएसपी, और भाग कौन सा था इसका, भाग था इसका भाग 4। तो यहां से क्या होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यहां से क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और अनुच्छेद 51 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। बाकी क्या है हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और सभी लोग दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और आपके पास जो भी पढ़ाई संबंधित ग्रुप हो, मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको क्लास जरूर शेयर करिएगा ताकि क्लास का लाभ सभी लोग उठा सकें। और बाकी हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।